जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बैकवर्डनेस ऑफ पूर्वांचल, बैकवर्डनेस ऑफ बुंदेलखंड और प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेस्टर्न यूपी, इनकी समस्याएं क्या हैं, इनके कारण क्या हैं, किसी के प्रॉस्परस होने के, किसी के बैकवर्डनेस होने के, और बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कशन किए। उसी की कड़ी में आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है उत्तर प्रदेश में मतलब कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम स्टार्ट किए और क्या क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी है और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा उसी की कड़ी में स्किल डेवलपमेंट, यानी कि ये इकोनॉमिक्स है जो पेपर 6 है, हम इसको कह सकते हैं कि ये जो क्लास अभी चल रही है यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस मेंस की जो क्लास है ये मतलब कि 6 पेपर जो है जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, उसी की क्लासेस चल रही हैं और कम से कम 15-20 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आने वाले 3 से 4 दिनों में मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है पेपर 6 में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी स्किल डेवलपमेंट। देखिए, पहले हम जान लें स्किल क्या है। उससे पहले जान लें कि स्किल किस चीज की ब्रांच है। ये इटसेल्फ एक ब्रांच है नॉलेज की। क्या है? नॉलेज। व्हाट इज द नॉलेज? नॉलेज मतलब कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो ज्ञान। ठीक है, नॉलेज को हम शिक्षा भी कह सकते हैं, स्किल को भी नॉलेज कहा जा सकता है। एक्सपीरियंस कहते हैं कि हमारे पास इतने साल के जॉब्स का एक्सपीरियंस है, तो वो भी नॉलेज है। नॉलेज जब से प्री हिस्ट्री टाइम से, यानी कि जब से ये दुनिया आबाद हुई, जब से पूरे यूनिवर्स का यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से जब से हमको रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलती है, तब से हम नॉलेज के बारे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से सुनते, पढ़ते, देखते चले आ रहे हैं। अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट को पहले बात कर लें, रिलीजियस टेक्स्ट, नॉलेज के संबंध में रिलीजियस टेक्स्ट, तो मान लेते हैं कि वेद को ले लेते हैं। वेदास 4 वेदास। वेदा मीन्स इटसेल्फ ज्ञान, वेद विज्ञान, मतलब कि वेद मीन्स नॉलेज, ज्ञान। वेद मीन्स नॉलेज एंड ज्ञान। अगर हम ले लेते हैं रिलीजियस टेक्स्ट में, जैसे कि कुरान, जो कि मुस्लिम रिलीजन की एक होली बुक है, इसका भी मतलब वही है जो वेद का है, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक या टेक्स्ट। तो इसमें भी हम नॉलेज कहीं ना कहीं, ये भी वही डिपिक्ट कर रहा है, वही रिफ्लेक्शन दे रहा है हमको, क्या जो कि वेद बता रहा है। इसका भी मतलब कि नॉलेज ही है, ज्ञान ही है, क्योंकि कुरान में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली टेक्स्ट, तो पढ़ना, ज्ञान, नॉलेज, सिमिलरिटी मिल रही है हमको। अगर हम ले लेते हैं क्रिश्चियनिटी का, तो क्रिश्चियनिटी की जो टेक्स्ट है वो चाहे बाइबल हो, बाइबल यानी बुक्स, बिब्लियोग्राफी, ठीक है, यानी कि बुक्स के बारे में किस बुक से कौन सी चीजें ली गई हैं, तो उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। वो भी वही वर्ड सेम है, सेम वर्ड है, सेम मीनिंग जा रहे हैं इसके भी। तो इनकी जो बुक्स हैं, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट्स हो या न्यू टेस्टामेंट्स हो, यानी कि मोसेस वगैरह की जो बुक्स हैं, पुस्तकें हैं धार्मिक, यानी कि जो ज्यूज हैं, ओल्ड टेस्टामेंट्स, तो बाइबल, इसका भी मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान, नॉलेज, बुक्स उसी से संबंधित है। ठीक है, और आप ले लेते हैं एक जोरोस्ट्रियन, ये भी बहुत ओल्डेस्ट रिलीजन है, जिनकी बुक का नाम है जन अवेस्ता। मुझे इसका भी मीनिंग नहीं मिल पाया कि एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है, बट बाकी सारी चीजों की मीनिंग हमने देख लिए, तो हम कहीं ना कहीं किस चीज से टकराते हैं कि वो नॉलेज ही पे आधारित है सारी बुक्स। तो इसका मतलब कि नॉलेज ये ट्रू है, दुनिया फॉल्स हो सकती है बट नॉलेज ट्रू चीज है। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो आपको इस पे कब्जा जमाना होगा। तो नॉलेज
खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नॉलेज। एक तरह से ये मोटिवेशनल फैक्टर भी है कि अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ने में तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये वेदास इट्स आल्सो टॉक्स अबाउट द टेक्स्ट बुक्स नॉलेज ज्ञान एटसेट्रा। कुरान इट आल्सो टॉक्स अबाउट द बुक्स टेक्स्ट नॉलेज ज्ञान एटसेट्रा। बाइबल इज आल्सो टॉक्स अबाउट द बुक्स। तो एवरी रिलीजियस एस्पेक्ट इज टॉक्स अबाउट द बुक्स एंड नॉलेज। इसका मतलब कि स्टूडेंट्स को हर हालत में स्टडी करनी है, पढ़ना ही है, उनको ज्ञान लेना ही है, स्टडी करनी ही है, कहीं भी वो उससे ज्ञान से दूर नहीं जा सकते। वनली होल और सोल सॉल्यूशन पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का, पूरी वर्ड्स का जिस पे आधारित है वो नॉलेज पे है, ज्ञान पे है। जो जितना ज्यादा नॉलेजेबल होगा, जिसका कमांड नॉलेज पे होगा, वही दुनिया पे रूल भी करेगा। और प्रेजेंट टाइम पे भी और पास्ट में भी अगर हम जाए, चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट इंडिया हो, हर जगह या एंशिएंट वर्ल्ड हो, हर हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जिसकी कमांड्स नॉलेज पे रही है वही वर्ड्स के रूलर रहे हैं। नॉलेज को हम फर्दर कई कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सपोज दैट एक नॉलेज हो सकता है आपका एकेडमिक नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज हो सकता है। इसी का एक वर्जन नॉलेज का जो है स्किल, स्किल भी एक नॉलेज की एक वैरायटी, एक टाइप है, स्किल है। इसी की एक वैरायटी जो है एक्सपीरियंस, कहते नहीं हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है। नॉलेज को अटेन करने के बहुत सारे साधन हैं। या तो आप एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज गेन करें, स्किल के थ्रू नॉलेज गेन करें, या आप जो है एकेडमिक नॉलेज गेन करें। एक बंदा अगर लोहार है, बार्बर है, उसके पास बहुत हाई लेवल का स्किल है, मतलब बहुत हाई लेवल का नॉलेज है, जैसे जावेद हबीब या ऐसे है कोई, ऐसे एक्सपीरियंस किसी के पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतने बड़े कंपनी का मैनेजर बनता चला जाता है, सीईओ बनता है वो। तो एक्सपीरियंस दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द नॉलेज। तो आपको डोमिनेंस पे अगर पहुंचना है, पीक पे, क्लाइमैक्स पे, जेनिथ पे अगर आपको पहुंचना है, तो उसके लिए नॉलेज या नॉलेज का कोई भी साधन या सोर्स हो, ये सब उसी के ही एक तरह से सब्सिडरीज और ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको इसी में से किसी पे कमांड बनाना होगा। आज का हमारा टॉपिक स्किल से रिलेटेड है। अब सवाल क्या है कि स्किल क्या है, कि व्हाट इज द स्किल, इसके बारे में जान लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है स्किल से संबंधित है। स्किल, स्किल का मतलब क्या होता है? एक तरह से ये एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। किस चीज की है? स्किल से तात्पर्य क्या है? द एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विद प्रोफिशिएंसी। स्किल से तात्पर्य क्या है कि कोई भी काम आप जो कर रहे हैं उसमें कितना ज्यादा आपका एक्सपर्टाइज है, कितना ज्यादा इफिशिएंट वर्क आप कर रहे हैं, कितने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर ले रहे हैं। ये एक तरह से एबिलिटी का नाम है, ये एक कैपेबिलिटी का नाम है। ये जो एबिलिटी है, ये जो कैपेबिलिटी है स्किल वाली, इसको ये नॉट इनेट्स कहा जा सकता है। नॉट इनेट्स यानी ये बाई बर्थ नहीं आता किसी के अंदर। क्या है? नॉट इनेट्स यानी कि ये बाई बर्थ जो है इनबिल्ड नहीं होता, इसको आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। इट कैन बी अटेंड थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के थ्रू आप स्किल का इंप्रूव कर सकते हैं अपना। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, एंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू स्किल को आप बूस्ट कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी को, काम करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसको आप बूस्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग। टू इनहेंस द एबिलिटी, टू इनहेंस द कैपेबिलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो स्किल को आप
एक्सपीरियंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू इसको बढ़ाया जा सकता है और प्रैक्टिकल वे में। दूसरी भाषा में कहा जाए कि स्किल मीन्स द प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या है स्किल? क्या एक तरह से क्या है? प्रैक्टिकल स्किल क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज है। किसी चीज का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, उस चीज को हम स्किल कह सकते हैं। स्किल से अगर हमें ये समझ में आती है बातें कि देखिए, इंडिया जो है एनएसएसओ 2018 में मैंने पढ़ा, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसके मुताबिक इंडिया में जो वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन है, वर्किंग एज ग्रुप इंडिया में 65% है एनएसएसओ 2018 के मुताबिक। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे वर्किंग एज ग्रुप इन इंडिया कितना है? 65 या 66% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। वहीं पे यूपी की अगर बात की जाए, वर्किंग एज ग्रुप इन यूपी, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये 56% है। 2011 वगैरह के डेटा में हमने देखा था सेंसस में कि 56% ही मेंशन था, तो हम 56% ले लेते हैं। तो इस तरह से ये जो वर्किंग एज ग्रुप है उस किसे कहा जाता है? सपोज दैट ये आपका क्या है? वर्किंग एज ग्रुप है। ये आपका 15 साल से लेकर के 59 ईयर्स, 15 साल से लेके 59 साल की एज को वर्किंग एज ग्रुप कहा जाता है। ये जो नॉन वर्किंग है, ये क्या है? डिपेंडेंट्स। कितने से लेकर के? 0 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनको हम डिपेंडेंट्स कह सकते हैं, यानी नॉन वर्किंग ग्रुप। ठीक है, इस साइड में भी हमारे पास डिपेंडेंट हो सकते हैं नॉन वर्किंग ग्रुप्स, जो कि 60 एंड एबव, 60 साल या उससे ज्यादा के जो लोग हैं उनको हम डिपेंडेंट्स कर सकते हैं। तो इंडिया में वर्किंग एज ग्रुप, उसकी जनसंख्या आपकी 66% है। इस वर्किंग एज ग्रुप को डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब कि वो प्रॉफिट जो कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट ऐड होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स में, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। यहां डेमोग्राफी का डिविडेंड है, यानी कि पार्टिकुलर एज ग्रुप जब नॉन वर्किंग एज ग्रुप से एक्सीड कर जाए तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। व्हेन एवर वर्किंग एज ग्रुप एक्सीड्स द डिपेंडेंट पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ द डिपेंडेंट पॉपुलेशन in any society, in any country, so such a transition area is known as the demographic dividend. क्या है demographic dividend? A transition phase of a country when या where, दोनों लिख सकते हैं, where या when working age group exceeds the non working age group. non working age group यानी कि डिपेंडेंट। कौन हो गई ये? डिपेंडेंट्स। यहां पे चिल्ड्रेन और आपके एल्डर्स बोथ आर डिपेंडेंट्स हैं। ये क्या दर्शाता है? चिल्ड्रेन को, चिल्ड्रेन का ग्रुप है। और ये आपका जो है सीनियर सिटीजन जिसे कहते हैं, यानी कि एल्डरलीज, एल्डर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का। तो उनकी जब एज ग्रुप जो है एक्सीड, ये वर्किंग एज ग्रुप जब एक्सीड कर जाती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, ठीक है, यहां डिपेंडेंट में दोनों शामिल है, डिपेंडेंट
आपका ये एक तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट और डिपेंडेंट सेकंड बोथ इंक्लूडेड, डिपेंडेंट में यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इंक्लूडेड। इनसे जब वर्किंग एज ग्रुप आपकी ज्यादा हो जाए तो उस पार्टिकुलर फेज को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज। ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी में या डेमोग्राफिक जो एक तरह से साइंस है उसमें हम ये चीजें पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, पहले हम पढ़ते थे कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो पीक पे होगा 2040 तक। कब तक? 40 तक। इसका मतलब क्या है कि उसके बाद डाउनफॉल होने लगेगा वर्किंग एज ग्रुप की जनसंख्या की। दूसरी भाषा में यह कहा जा सकता है कि इंडिया में जो वर्किंग एज ग्रुप है वो मात्र एक्सीड कब तक करेगा? मात्र ये 25 से 30 सालों के लिए ही वर्किंग एज ग्रुप या डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास ज्यादा रहेगा। कितने साल के लिए? जो ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन फेज कब तक के लिए इंडिया में है? ट्रांजिशन फेज इंडिया के पास हार्डली, कुछ जोग्राफर्स या सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं इंडिया के पास 25 साल है, कुछ कहते हैं इसको 30 साल के, इसको बताते हैं 40 साल। हम इसको 25 से 30 साल और रख लेते हैं। इंडिया के पास 25 से 30 साल और है जब इसके पास पूरी दुनिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड के मामले में इंडिया टॉप पे बना रहेगा। कितने साल है? मात्र है 25 से 30 साल है, उसके बाद वो डाउनफॉल होने लगेगा। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो 25 से 30 साल आपको मिले, आपको इनको हार्नेस करना होगा, इनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये ह्यूमन कैपिटल है एक तरह से कहा जाए, इनको हार्नेस करना पड़ेगा। हार्नेस का मतलब क्या है? इनको आप सही दिशा में, ये मैन पावर है एक तरह से, इस मैन पावर को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा या ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं। इस ह्यूमन कैपिटल को हार्नेस करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है। पहले नंबर पे आप ये समझिए कि हेल्थी अगर है कोई बंदा तभी वो काम पे जा सकता है, तो हेल्थ जो है प्राइमा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका एजुकेशन एंड स्किलिंग, जो हमारा टॉपिक है आज का, एजुकेशन एंड स्किल। इसको आप हार्नेस जब कर पाएंगे, इसको यूटिलाइज जब कर पाएंगे जब आपके पास जो है जॉब्स अवेलेबल हो, जॉब्स अवेलेबिलिटी। जॉब्स अवेलेबिलिटी के लिए आपको पहले नंबर पे एक तो जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। दूसरे नंबर में आपको जो अनस्किल्ड हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, उनको स्किलफुल बनाना पड़ेगा, उनके अंदर एजुकेशन उनको देना पड़ेगा। तब जाकर के आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं या इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब समस्या क्या है कि जो स्किल है या एजुकेशन का लेवल है और क्या समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड देख लेते हैं। तो चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, उसके मुताबिक जो है 15 से 29 साल यानी एडल्ट एज पॉपुलेशन, किसके मुताबिक? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके मुताबिक जो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया में, यूथ जो है वो यानी कि 15 साल से लेकर के 29 साल की जो एज ग्रुप के लोग हैं, मात्र 2% ही ओकेशनल जो है ट्रेनिंग जो है वो लेते हैं। ठीक है, मात्र 2% ओकेशनल ट्रेनिंग जो है थ्रो फॉर्मल रूट्स, थ्रो फॉर्मल रूट्स है ना, या फॉर्मल रूट्स या फॉर्मल वेज, फॉर्मल तरीके से इस युवा जो है इंडिया में मात्र 2% ऐसे हैं जो कि स्किल ट्रेनिंग लेते हैं। अब इंडिया की एक कंडीशन है, स्टेटस क्या है स्किल से रिलेटेड, उसके बारे में भी जान ले थोड़ा सा कि क्या कंडीशन है, कितने लोग ट्रेनिंग लेते हैं और नहीं लेते हैं, तो कारण क्या है या चैलेंजेस क्या है। ठीक है,
मात्र 2% जो है फॉर्मल रूट से ट्रेनिंग इंडिया में लेते हैं, एंड 8% की कितना है, 8% हैव रिसीव्ड नॉन फॉर्मल वोकेशनल, एंड 8% हैव रिसीव्ड नॉट फॉर्मल या नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग है ना। वोकेशनल से तात्पर्य क्या, जहां पे स्किलिंग का काम किया जाए, जहां पे लोगों की स्किल के एनहांसमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाए, जहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह के ज्ञान दिया जाए, नॉलेज दिया जाए, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडिया का डेटा है, ये आपकी स्किल से रिलेटेड जो स्टेटस है, आपका कंडीशंस है, इससे रिलेटेड, इसके रिलेटेड जो स्टेटस या कंडीशंस है इंडिया के इस टाइम की, वो है। अब देखिए ऐसा क्यों है, उसके वजह से हमें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिलेटेड विद स्किलिंग। स्किल से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास हैं। पहले नंबर पे ये जानने की पहली बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल हमारे यहां बहुत ज्यादा है। नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है कि लेक ऑफ स्किल सेट, यानी स्किल जो मार्केट में रिक्वायर्ड है वो लोगों के पास नहीं है। जो स्किल मार्केट में लोगों के पास है वो मार्केट में रिक्वायर्ड नहीं है, या जो मार्केट में रिक्वायर्ड है वो लोगों के पास स्किल है नहीं। तो इसको कहा जा सकता है इस तरह से, लेक ऑफ स्किल सेट्स दैट रिक्वायर्ड इन द मार्केट। मार्केट में जो स्किल की जरूरत है वो लोगों के पास है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई स्किलिंग करने के लिए, लोगों में स्किल को बूस्ट करने के लिए, बट लोगों का पार्टिसिपेशन लेवल बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लेक ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, डिस्पाइट गवर्नमेंट स्टार्टेड सेवरल इनिशिएटिव्स, डिस्पाइट गवर्नमेंट स्टार्टेड सेवरल इनिशिएटिव्स। यूपी सरकार ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए कि लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, बट लोगों की रुचि उस ट्रेनिंग में नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, मिसमैच बिटवीन ट्रेनिंग एंड द जॉब मार्केट्स। जो ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग जो संस्थाएं हैं, स्किल ट्रेनिंग वाले जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी गैप है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मिसमैच बिटवीन द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय institutions and requirement by the markets। हमने बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बार कोई ऐसे लेख पढ़ा था, किसी सीईओ वगैरह का था कंपनी के बहुत बड़े, और उसमें उन्होंने ये डिफाइन किया था स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में कि व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो उन्होंने यही वाली बात कही थी, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब कि कंपनी को या फैक्ट्री को या प्लांट्स को या प्रोडक्शन यूनिट्स को जो स्किल चाहिए
वो स्किल ऑलरेडी जो इम्प्लाई है या जो कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट है, जॉब करना चाहता है या जॉब सीकर है, उसमें अवेलेबल हो। जो स्किल कंपनी को चाहिए ऑलरेडी वो स्किल इनबिल्ड हो किसके अंदर, जो जॉब सीकर है, तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग उनके हिसाब से। ठीक है, तो वही बात है, मैंने दूसरी तरह से कुछ इस तरह से लिख दिया और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसी से संबंधित है कि लेक ऑफ एकेडमिया एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। जो यूनिवर्सिटीज वगैरह मतलब कि कॉलेजेस वगैरह जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी एक धारा में एजुकेशन देते चले आ रहे हैं ट्रेडिशनल लेवल पे, और जो इंडस्ट्री को स्किलफुल पर्सन जिस लेवल का पर्सनल की ज़रूरत होती है, वर्कर की या एम्प्लॉइज की या वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री को, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन नहीं है, तो कह सकते हैं कि लेक ऑफ एकेडमिया एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। इंडस्ट्री और एकेडमिया के कोलैबोरेशन में भी कोई एक तरह से असमंजस नहीं है, कोई इनके कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना कोई गिव एंड टेक है, ना कोई इस तरह से पहले से कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं, जैसे कि आपके आईआईएम या आईआईटीज वगैरह चलते हैं, उनका स्पॉन्सरशिप ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस करते हैं, क्योंकि उनको उस लेवल का स्किल पर्सन चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से उनको वही ट्रेनिंग या वही स्किल या वही एजुकेशन मतलब कि प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो बहुत आसानी से उस कंपनी में जाके सेटल्ड हो जाएं या उनको जॉब मिल जाए। उनको ओरिएंटेशन वगैरह में जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, वो बच जाते हैं। जैसे आईआईएम वगैरह में जो भी एजुकेशन दिया जाता है वो कंपनी को टारगेट रख करके दिया जाता है, तो ये सारा फैक्टर्स है उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हर चीज में हम फेस करते ही रहते हैं, आपका जो है फंडिंग है। फंडिंग की भी हमारे पास कमी है, उसके अलावा जो है इंफ्रा की भी कमी है। इंफ्रा जो है बोथ केस, जैसे कि आपका बिल्डिंग वगैरह, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह की भी कमी हमारे पास है, और ट्रेनर्स की भी कमी है। तो इंफ्रा क्या है, बोथ, यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की भी कमी है, और उसके अलावा जो है जो ट्रेनिंग यानी कि जो टूल्स अप्लायंसेस वगैरह जरूरत होती है ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो सब की भी कमियां हैं। तो ट्रेनर्स वगैरह की भी कमी है एक तरह से हमारे पास, है ना, ट्रेनर्स वगैरह की भी कमी, ये सब मतलब कमी में आ गया, यानी कि निगेटिव पॉइंट्स है हमारे पास। इसकी लेक ऑफ फंडिंग, लेक ऑफ इंफ्रा वगैरह की एक समस्या है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी से संबंधित है कि एजुकेशन का जो सिस्टम भारत का बहुत ही ओल्ड डेटेड करिकुलम सिस्टम है, और लोग उसको अच्छा समझते हैं बिलमुकाबिल ओकेशनल ट्रेनिंग को। ओकेशनल ट्रेनिंग को बहुत भारी जनसंख्या में आज भी लोग इन्फीरियर उसको समझते हैं, इन्फीरियर मानते हैं, कहते हैं कि जो ओकेशनल ट्रेनिंग है उससे हमारा हला भला नहीं होगा, और उस बंदे को हकीर समझते हैं, कहिए इन्फीरियर समझते हैं। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि एक तरह से ये स्टिग्मा का पार्ट है, ठीक है, मिस परसेप्शन about the occasional training because जो एकेडमिक सिस्टम है उससे इन्फीरियर समझते हैं लोग इसको, बिकॉज ओकेशनल ट्रेनिंग्स आर कंसिडर्ड inferior to old academic सिस्टम। ओल्ड एकेडमिक सिस्टम का मतलब कि जैसे बीए एमए वगैरह लोग करते हैं, बीएससी ओएससी, उस चीज़ को आज भी जो ज़्यादा लोग अहमियत देते हैं बिलमुकाबिल जो ओकेशनल ट्रेनिंग होता है उसके मुकाबले में। बीटेक एमबीए वाले की तो जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओल्ड एकेडमिक सिस्टम है, उसके मुकाबले में ये परसेप्शन मतलब कि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं
वो हमने आईआईएम का एग्जांपल दिया, वहां पे तो कुछ चलो उसका रोल है भी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द करिकुलम डिजाइनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या अकेडमीज। अकेडमीज की जो करिकुलम्स वगैरह हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर्स का कोई रोल नहीं होता, और वो अपने हिसाब से रूडिमेंट्री और एक लेमैन की तरह से चीजें चलती चली आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि वीमेंस वगैरह की भी पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ठीक है, वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही ज्यादा कम है, ये भी एक समस्या हमारे लिए है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए हमारे, क्या है कि प्रॉब्लम्स हो गए जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड फेस कर रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चलाई है, और उन स्कीम के बारे में हम जान लेते हैं। मेनली जो हमारा पीवाईक्यू था, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था यूपी एसडीएम के बारे में। यूपी एसडीएम का मतलब वो एसडीएम जो आप लोग बनने जा रहे हैं, तो पहले ये वाला एसडीएम पढ़ लेंगे तो वो एसडीएम बन जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन एक है यूपी एसडीएम। तो इस एसडीएम के बारे में पूछा था कि क्या प्रोविजंस हैं, मेजर प्रोविजन जो है यूपी एसडीएम के क्या हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, एक्चुअल पूरा वो है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो 2013 में स्टार्ट किया गया था, और 2013 की ही यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2013, और फिर उसी पॉलिसी के आधार पे एक मिशन करके प्रोग्राम भी चलाया गया। अब हम सिस्टमैटिक पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन से क्या होगा। ये सारी हमारे पास समस्याएं होंगी। पहले नंबर में किसी चीज़ को हमको डिफाइन करना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है। कोई भी अगर हम साइनॉप्सिस बनाएं या टीचिंग करें या एग्ज़ाम में भी लिखें, तो हमको यही फ्रेम को फॉलो करना है। हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि जो एग्जामिनर है जिस चीज़ों पे ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा है उस पॉइंट्स को ज़्यादा वेटेज दीजिए, बट लिखिए सारा। किसी को पॉइंटर में बना दीजिए, किसी को ऐसे डायग्राम एरो के थ्रू बना दीजिए, कहीं डायग्राम का सहारा ले लीजिए, बट इंफॉर्मेशन आपको 360 डिग्री ही कॉपी को रोटेट करानी है, लिखनी होती है। 360 का मतलब कि सारे डायमेंशन से आपको आंसर में होने चाहिए शामिल, बट उन पार्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको इम्फेसाइज करना है, ज़्यादा वेटेज देना है जो एग्जैक्टली एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी डायमेंशन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम पहले जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा ये सॉल्यूशन या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सॉल्यूशन में मेनली हम सारी चीजों में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ही पढ़ते हैं। उसके पीछे वजह क्या है कि यूपी पीसीएस वाले जो ये स्पेशल पेपर है, इसमें यूपी की मेनली जो स्कीम्स होती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह होती हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, और ये पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है, इसीलिए और ज़्यादा महत्व का हामिल है और इसकी महत्व बढ़ जाती है। तो पहले नंबर पे हम जान लें कि मतलब कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। एक संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पहले उसको जान लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब यहां पे देखिए, अगर नेशनल वर्ड लग गया तो इसका मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। किसका होगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसलिए इससे परेशान नहीं जरूरत है। जब नेशनल लग गया, कोई भी काउंसिल होगी, नेशनल लेवल में काउंसिल होगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसके अंदर काम करती है ये संस्था? अंडर मतलब कि एनडीए फर्स्ट, यानी मोदी जी रिजिम जो है फर्स्ट वाली जो आई थी, उसमें स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी। तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप जो है, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी,
उसी की एक संस्था है, उसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये एक तरह से ट्रेनिंग के लिए, स्किल वगैरह के लिए ये पैमाना डिसाइड करती है, स्टैंडर्ड फिक्स करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री स्किल वगैरह को किस स्टैंडर्ड में प्रोवाइड कराएंगे। ये एक तरह से पैमाना डिसाइड करती है। तो इसी के कुछ पैमाने हैं, गाइडलाइंस हैं, उसी को आधार मानते हुए यूपी गवर्नमेंट ने अपने स्कीम्स को कई एक भागों में डिवाइड किया और अपनी बहुत सारी स्कीमें चलाई। इसके गाइडलाइंस को, इसके नाम्स को फॉलो करते हुए, तो उसको हम इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टार्ट किए। यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट से संबंधित स्टार्ट किए या चलाए, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के गाइडलाइन के मुताबिक है। ठीक है, तो उसको कुछ इस तरह से कहा जाएगा, स्टेट ऑफ यूपी हैज स्टार्टेड several programs and schemes in consideration of, ये वाली जो है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन कंसिडरेशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके मतलब की गाइडलाइन, या इसके मतलब इन कंसिडरेशन ऑफ द गाइडलाइन ऑफ NCVET के गाइडलाइन के कंसिडरेशन में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने या स्टेट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ NCVET's गाइडलाइन, ठीक है, या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स गाइडलाइंस। ठीक है, बहुत सारे स्कीम और प्रोग्राम चलाए। बिलो मेजर स्कीम्स आर डिस्क्राइब्ड एज, मतलब कि नीचे हम उन स्कीम को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिलेटेड विद, क्या है, रिलेटेड विद स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग से संबंधित हमें नीचे जो है कुछ पॉइंट्स को, कुछ स्कीम वगैरह को क्लासिफाई कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ जगह नहीं है नीचे, तो हम उसको ऊपर लिख सकते हैं और आप लोग समझ जाइएगा कि ये बिलो ही है। पूरी स्कीम्स को जो यूपी गवर्नमेंट की है, इसी को आधार मानते हुए यूपी गवर्नमेंट ने अपने सारे स्कीम को 4 भागों में विभाजित किया और उन चारों स्कीम को सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो है, तो इसी से रिलेटेड जो है यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, वो आपका जो है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग है, स्कीम है नंबर 1 पे। फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम्स, नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है अप्रेंटिसशिप जो है ट्रेनिंग स्कीम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा जो क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। नेक्स्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कंडक्टेड बाय यूपी
UPSDM, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ प्रोग्राम, कुछ स्कीम चलाई है स्किल ट्रेनिंग के लिए, जो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय UPSDM। पहले नंबर पे जो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है, क्राफ्टमैन का मतलब कि जो आर्टिशंस वगैरह होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो स्कीम चलाई है, उसका नाम है आपका मतलब कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान। क्या चलाया है? जैसे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ठीक है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान इसके अंतर्गत हो जाएगा। अभी हम उसको डिबेट करेंगे बाद में, लास्ट में हमारे टॉपिक्स में कहीं पे आएगा वो भी। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसके लिए चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप जो है ट्रेनिंग स्कीम चलाया गया है उत्तर प्रदेश में। ये वाला जो पॉइंट था, इसके अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट ने क्या चलाया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है ना, इसके अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम चलाया है, जिसमें कि 2,500 रुपया अप्रेंटिसशिप करने वाले को मिलता है पर महीने। उसके अलावा क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर है, मतलब कि जो ये आर्टिशन है, जो क्राफ्टमैन है, उनको जो ट्रेनिंग देंगे उनको भी ट्रेन किया जाएगा। यानी इन लोगों को, क्राफ्टमैन को ट्रेनिंग देने वाले लोगों की भी ट्रेनिंग होगी, ऐसा समझिए। और उसकी ट्रेनिंग के लिए यूपी गवर्नमेंट की एक संस्था, कोई अलीगंज में, लखनऊ में, वहां पे इसकी संस्था में ये क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर का मतलब कि जो ट्रेनर है, ट्रेनर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंतर्गत। कुछ पार्टिकुलर फील्ड्स हैं उसी में, जैसे 4 बार फील्ड्स हैं, जैसे कि आपका मोटर व्हीकल्स हो गया, या ऐसे ही कुछ चीजें हैं, ड्राफ्टमैन या जो भी है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, इसको आपको दिया गया है, किसके अंतर्गत है ये प्रोग्राम, ये गाइडलाइन क्या है किसकी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। उसको सामने रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने UPSDM नाम से एक स्कीम चलाई, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। मेनली जो PYQ था वो इसी के ऊपर था, इसका प्रोविजन क्या क्या है, स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसका प्रोविजन क्या है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से स्कीम को, स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह को 4 भागों में बांट दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से। गाइडलाइन किसने जारी किया? इस संस्था ने जारी किया। और इन ट्रेनिंग को स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग नाम से चलाया है। और अब हम उन्हीं ट्रेनिंग को के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन मेनली बनता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा UPSDM। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा, इसलिए इसको हम कंप्लीटली एक तरह से सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हैं, ठीक है। UPSDM फर्स्ट नंबर पे हमारा हो जाएगा इसी में UPSDM, यानी UPSDM, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है, ये एक तरह से ये एक मिशन गर्ची ये है, यानी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ऐसा कहिए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेनिंग वाली स्कीमें, सब स्कीम इसके अंदर बहुत सारी हैं। इस तरह से कहा जाएगा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूपी गवर्नमेंट का। इसमें जो बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, वो टोटल जो है 6 स्कीमें हैं चल रही हैं इसके अंतर्गत, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत। ये एक तरह से पहले नंबर पे गवर्नमेंट ने इसको सोसाइटी के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाया, यूपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने। तो हम कह सकते हैं
established as a registered society under Society Registration Act, under Society Registration Act 1860 का एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया और रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अंडर के एक्ट में। तो एक तरह से ये सोसाइटी के तौर पे बनाया गया था, एक तरह से ये एजेंसी वर्क है, एक तरह से ये गवर्नमेंट की एनजीओ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो एनजीओ उसको क्या कहेंगे? वॉलंटरी एसोसिएशन। क्या कहेंगे? वॉलंटरी एसोसिएशन। तो इस तरह से गवर्नमेंट की एक सोसाइटी है, गवर्नमेंट की एक ट्रस्ट है, गवर्नमेंट का एक तरह से ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और मेन पॉइंट जो है क्या कि इसको जो है इट वर्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत ये काम कर रहा है, ये संस्था आपकी जो यूपीएसडीएम है। ठीक है, ये इसके अंदर काम कर रही है। इसको क्या किया गया कि एक्चुअल में जो बच्चे एजुकेशन 5वीं क्लास तक कैसे तैसे तो ले लेते हैं और उसके बाद एजुकेशन नहीं ले पाते अपनी घर की इकोनॉमिक तंगी उनकी के कारण या किन्हीं और कारणों से, उन बच्चों को मेनली इसमें टारगेट किया जाएगा। उसके अलावा दूसरी पॉइंट ये ध्यान में रखी गई है कि वो लोग जो कि किन्हीं कारणों से अनएम्प्लॉयड हो और वो चाहते हो जॉब्स करना बट उनके अंदर स्किल की कमी हो, स्किल का अभाव हो, तो ऐसे लोगों को भी इसके अंतर्गत स्किल या दिया जाएगा। तो यानी कि बहुत डाउन ट्रोडन सेक्शन जो है, बहुत ज़्यादा पुअर सेक्शन है और ये टेम्पोररी ट्रेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये बस टेम्पोररी ट्रेनिंग है बट इसका रोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत इसका एम क्या, पर्पस क्या है। ठीक है, तो फ्री ट्रेनिंग आर प्रोवाइडेड टू द students who are unable to continue their education beyond class 5 years due to economic reason or any other। या तो इकोनॉमिक कारण से या किसी और कारण से जब वो बच्चे एजुकेशन अपना मतलब कि कंप्लीट न कर पाए, उनको ये मेनली फोकस किया जाता है इसके अंतर्गत ट्रेनिंग के लिए। तो क्लास 5 मतलब कि जैसे कि जो इनिशियल लेवल पे एजुकेशन तो ले पाए, ठीक है, एंड दोज आर unemployed due to lack of knowledge या स्किल। ठीक है, lack of knowledge या स्किल, यानी कि जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है कि वो जॉब्स कर पाए कोई भी, तो उस बंदे को भी टारगेट किया जाता है। तो बहुत ही डाउन ट्रोडन सेक्शंस है, उसी को इसके अंतर्गत जो है एक तरह से टारगेट किया जाता है। ठीक है,
और उसके अलावा क्या है कि इसमें मेनली जो है उनको भी टारगेट किया जाता है। हम इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं, जब डाउन ट्रोडन सेक्शंस आ गया तो इसका मतलब है कि जो प्रिविलेज दिया जाता है एससी को, एसटी को, वीमेंस को, माइनॉरिटीज वगैरह को, तो उनको कुछ प्रिविलेज दिया जाता है, एक तरह से उनका रिजर्वेशन होता है इसमें। तो प्रियोरिटी गिवन इस तरह से लिख सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। प्रियोरिटी गिवन टू द डिप्राइव्ड sections like SC, ST, women and minority and BPL, minority and BPL। तो इन लोगों को मेनली इसमें वरीयता दी जाती है, ट्रेनिंग में उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है कि उनको मेनली टारगेट किया जाता है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत जो है, जो ये वीमेन है, ज़्यादातर केसेस में वीमेन का 30% रिजर्वेशन होता है इस ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग दी जाती है यूपीएसडीएम के अंतर्गत। तो वीमेन के लिए कितना रिजर्वेशन है इसमें, इस तरह से कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए वीमेन रिजर्वेशन। वीमेन रिजर्वेशन इसके अंतर्गत जो है 30% होता है। एंड माइनॉरिटी रिजर्वेशन, एंड माइनॉरिटी अप्रोक्सीमेटली 20% मान लेते हैं, 20%। ठीक है, 20% जो है माइनॉरिटी रिजर्वेशन होता है। ये टोटल 6 जो है सब सेक्टर्स में या सब स्कीम में डिवाइड हो जाता है। यूपीएसडीएम जो है ये एक बड़ा एक अम्ब्रेला स्कीम है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी स्कीमें हैं, 6 स्कीम है। उन 6 स्कीम को जब हम कंबाइन वे में देखेंगे तो उन कंबाइन में 6 स्कीम को अगर देखा जाए तो 30% उसमें वीमेंस का रिजर्वेशन पाएंगे और माइनॉरिटी वगैरह को भी 20% रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जब हम कंबाइन वे में देखेंगे ये वैरी करता है। इसमें जो सब स्कीम्स हैं, किसी में वीमेंस को 30% है, किसी में ज़्यादा, जिससे सीविंग है यानी कि स्टिचिंग यानी कोई चीज़ सिलाई कढ़ाई बुनाई की अगर काम होगा तो वीमेन का उसमें रिजर्वेशन बढ़ जाएगा। ऐसे माइनॉरिटी के का इसमें एक पूरा का पूरा एक स्कीम कंप्लीटली माइनॉरिटी से संबंधित है। तो जनरल वे में यानी कि 6 स्कीम को कंबाइन करके जब एवरेज देखा जाएगा तो माइनॉरिटी को जो है 20% मिलेगा रिजर्वेशन और वीमेंस को 30% मिलेगा। बट वैरी करता है अलग अलग सब स्कीम में। ठीक है, और यहीं से हम जो है कह सकते हैं कि पहले क्या था कि बहुत सारी स्कीम ऐसे सेगमेंटेड थी। स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम ऐसे सेगमेंटेड थी, बिखरी हुई थी, और उनको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे ला करके यूपीएसडीएम के नाम से चलाया गया। इस तरह से समझिए, जो सेगमेंटेड या फ्रेगमेंटेड स्कीमें चली आ रही थी यूपी गवर्नमेंट की, उनको फ्रेगमेंटेड या सेगमेंटेड स्कीमों को एक प्लेटफॉर्म पे या एक पैनल पे खड़ा किया गया, एक अम्ब्रेला स्कीम दिया गया नाम उनका यूपीएसडीएम के नाम पे। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी 2013 में, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2013। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2013 के अंदर, उसके भीतर इसको क्रिएट किया गया यूपीएसडीएम को, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन को उस पॉलिसी के अंदर ला करके क्रिएट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब इसको क्रिएट किया गया तो जो अदर स्कीमें थी, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट की, 1 स्टेट गवर्नमेंट की, उन 5 सेंटर की और 1 स्टेट की मिला के टोटल 6 स्कीम, उन 6 स्कीम को इसके अंतर्गत इंटीग्रेट कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया 6 स्कीम को मिला करके यूपीएसडीएम यानी उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। हम इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं, देखते हैं। देखिए, अंडर यूपी स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2013, अंडर यूपी स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2013, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेड या स्पॉन्सर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप करती है स्कीम को चलाने के लिए, अब कुछ का फंड जो है स्टेट से ले लेती है या असिस्टेंट कहती थी, दोनों बातें सेम है। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट
जो है असिस्टेड स्कीम या स्कीम असिस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी कह दीजिए, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेड स्कीम्स एंड 1 स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट से तात्पर्य यूपी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम हैव बीन integrated into newly formed scheme known as उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये PYQ था इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाए और कोई भी डायमेंशन से मुझे नहीं लगता कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ वो छूट भी जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि इससे बियॉन्ड वो क्वेश्चन पूछ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने सारे अखबार जो भी 2010 से 12 तक इस टॉपिक्स पर पार्टिकुलर एक टॉपिक को पहले मैं खंगालता हूं और पता नहीं कितने गोते लगाता हूं, कोई भी अखबार नहीं होगा, चाहे वो इंग्लिश के अखबार जो उस कंटेम्पोररी पीरियड में छपे हुए हों और इस स्कीम से रिलेटेड अगर उन्होंने कहीं पे कुछ छापा होगा तो मैं उसको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करता हूँ, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करता हूँ, फिर सिस्टमेटिक उसको अरेंज करके आपके सामने रखता हूँ ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंफॉर्मेशन हो और बहुत ही हैंडी हो, आसान हो, आसानी से कैरी किया जा सके उन इंफॉर्मेशन को, यानी आप एग्जाम में हॉल में जाकर के लिख सकें। तो इसको कहा जाएगा अंडर यूपी स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। ये स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट की थी। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेड स्कीम्स एंड 1 स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू न्यूली फॉर्म्ड स्कीम नोन एज यूपीएसडीएम। यूपीएसडीएम के नाम से जो स्कीम चल रही है उसी में ये 5 स्कीमें पहले से जो चली आ रही थी उनको, और एक स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट की, 5 सेंटर की एक स्टेट गवर्नमेंट की मर्ज कर दी गई है, ठीक है, और नाम रख दिया गया यूपीएसडीएम। ये जो टोटल कितनी स्कीमें हो गई, 6 स्कीम हो गई। इन 6 स्कीम के अलावा इसमें एक चीज और मर्ज किया गया, एक जो है टॉप अप फंड है, स्किल डेवलपमेंट फंड, वो भी इसी के अंदर क्रिएट किया गया। तो हम इसको अब सीक्वेंस वाइज लिखने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है या तो आज पूछा है या तो कल पूछेगा या पूछ भी चुका है इससे रिलेटेड। तो 6 सब स्कीम्स ऑफ 6 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर एज फॉलोज, इसको इस तरह लिखा जाएगा, 6 सब स्कीम्स ऑफ 6 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एज फॉलोज। जो 6 स्कीम है टोटल, ये 5 एक 6 हो गए, उनके बारे में बातें कर लें। पहले नंबर पे हमारा जो ये स्कीम है वो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। क्या है? स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत है। ये किसके अंतर्गत ये स्कीम चल रही है तो यूपी में इस स्कीम के अंतर्गत चल रही है, बट इसका जो स्पॉन्सरशिप है, जिस स्कीम को एक तरह से असिस्ट कर रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम मेनली। तो ये स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, स्कीम कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से स्कीम है, और इसके अंतर्गत जो है प्रोवाइडिंग ऑल ओवर ट्रेनिंग टू यूथ जो युवा होते हैं उनको ऑल ओवर ट्रेनिंग दिया जाता है इसके अंतर्गत, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि SC ST के लिए एक स्पेशल पैकेज है स्कीम का, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चला रही है। तो SC ST जो है सब फंड होता है, उनके लिए अलग से, SC के लिए अलग से सब फंड होता है और ST के लिए अलग फंड होता है, जिसको फंडिंग या फाइनेंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री ऑफ जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
वो जो फंड देती है उसके अंतर्गत SC ST को ट्रेनिंग दी के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। क्या है? SC ST के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहा जाएगा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान। ठीक है। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस को कुछ इस तरह से भी इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा रहता है कहीं पे SCA, और शेड्यूल कास्ट सब प्लान यानी कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ये इस तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है। या मतलब कि स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान। शेड्यूल कास्ट सब प्लान जो है उसके अंतर्गत ये इस स्कीम को कौन फंड करता है, कौन फाइनेंस करता है, किसके अंदर आती है स्कीम ये जो है आपकी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके अंतर्गत जो है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान ये स्कीम जो है चल रही है। इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है मेनली, मतलब कि ओनली SC और ST जो है युवाओं को, इसमें ट्रेनिंग किसको दिया जाता है? SC एंड ST युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं उसको कुछ इस तरह से, यहां लिखते हैं ऊपर जो है टू प्रोवाइड फ्री ओकेशनल ट्रेनिंग टू द यूथ फ्रॉम SC एंड ST कैटेगरी। जो SC ST कैटेगरीज के यूथ होते हैं मेनली उनको इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके अलावा एक स्कीम आपकी चल रही है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की, और उसका नाम है मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट हो गया दूसरे के बाद तीसरे नंबर पे मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है MSDP, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा MSDP। ये एक्चुअल में जो मिनिस्ट्री है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम है। और उसके अलावा एक चीज इसमें यह है ट्रेनिंग जो है आपको किसको दी जाती है, स्किल किसको प्रोवाइड किया जाता है? टू माइनॉरिटी यूथ को जो है इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दिया जाता है मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। उसके अलावा एक ट्रेनिंग दिया जाता है, इनको क्या कहते हैं, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट हमारा जो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये उन एरियाज में ओनली चलता है होम मिनिस्ट्री का या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनके ब्लॉक्स में, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक्स में। जैसे मान के चलते हैं कि कोई बॉर्डर यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि बहराइच एक बॉर्डर है यूपी का, नेपाल से अटैच है। ऐसे आपका जो है पीलीभीत नेपाल से अटैच है, सिद्धार्थनगर नेपाल से अटैच है ना। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं चलती है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के वो ब्लॉक्स जो बॉर्डर से अटैच हैं, तो बॉर्डर अटैचिंग ब्लॉक्स में चलती है, ना कि डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ओनली ब्लॉक्स में चलाई जाती है। और उसका स्कीम का नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये है
ठीक है, होम अफेयर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये भी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ठीक है, इन बॉर्डरिंग ब्लॉक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी, यूपी में वो डिस्ट्रिक्ट जो कि जिस ब्लॉक के बॉर्डर जो है नेपाल बॉर्डर से अटैच है, ओनली उन्हीं एरियाज में ये चलती है और इसके अंतर्गत भी जो है युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूथ इन बॉर्डरिंग ब्लॉक्स। ठीक है, इन बॉर्डरिंग ब्लॉक जो कह सकते हैं प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द यूथ फ्रॉम ब्लॉक्स अटैच्ड विद नेपाल बॉर्डर, है नहीं, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से अटैच है। उसके अलावा एक स्कीम जो है आपकी चल रही है, इसकी क्या कहते हैं, यूपी गवर्नमेंट की, तो नंबर 5 हो जाएगा आपका यूपी गवर्नमेंट की। यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसका नाम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम। जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन स्कीम है, ये किसके अंतर्गत चल रही है? ये स्कीम अंडर लेबर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम चल रही है। इसमें जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क में जो फैमिलीज काम करती हैं उनको और उनके बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके यूथ, उनके मतलब कि फैमिली मेंबर जो भी हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह की सुविधा होती है इसमें। और ये यूपी गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है। बाकी सारी स्कीमें हमने किसकी पढ़ी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें पढ़ी थी अभी तक। ऊपर की जो चारों स्कीमें हैं यहाँ तक हमने देखा, ये सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने लिख दिया सब में। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे भी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया, इससे पहले भी जो मेंशन किया था मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया था। ये वाली ओनली और ओनली यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसी के अंतर्गत 6 नंबर की एक फंड क्रिएट किया गया है और उसका नाम है स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड। स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड, जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड है एक तरह से ये टॉप अप फंड है। टॉप अप फंड का मतलब क्या होता है कि एडिशनल फंड जो होता है वो एक तरह से इसमें रिचार्ज किया जाता है जितनी की जरूरत होती है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट तो फंड दे ही रही है, उसी से स्कीमें चलती हैं। और अगर किसी स्कीम में या कुछ स्कीम और एक्स्ट्रा चलानी है जो कुछ पार्टिकुलर सेक्शन को कैचअप या कवर नहीं किया जा चुका है, तब उसके लिए ये फंड क्रिएट किया गया है। तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड क्रिएटेड टू मीट एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट, टू मीट एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरतमंद होती है, तो एक तरह से ये टॉप अप फंड है। ठीक है, क्या है ये? टॉप अप जो है स्किल डेवलपमेंट फंड है, कहा जाएगा इसको टॉप अप स्किल डेवलपमेंट फंड है। ये टॉप अप स्किल डेवलपमेंट फंड से तात्पर्य क्या है कि जब फंड की कमी पड़ती है तो उतना एडिशनल अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट इस फंड में जमा कर देती है। और कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम पहले से चल रही है वो, या कुछ ऐसे टारगेटेड ग्रुप्स जिनके उस पर कोई स्कीम नहीं चल रही है, उनको भी अलग से शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका 6 पॉइंट। नेक्स्ट क्या है कि देखिए हमने क्या बताया था एक पॉइंट यहाँ पे कि टोटल एक तरह से 7 हो गया, यानी कि
इस फंड को हटा दिया जाए तो आपका जो है 5 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है इसमें है, तो 5वें नंबर की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी वो एक स्कीम है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। इससे रिलेटेड यूपी में फंड नहीं जा रहा है। इसका दूसरा जो पैकेज है दूसरी चीजों के लिए इस पे काम तो चलता है, यूपी में स्कीम ये रनिंग करती है, लेकिन इससे संबंधित जो यूपी एसडीएम है उसके अंतर्गत यूपी में इसको फंड नहीं जाता है। बट ये भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और ये यूपी नहीं बट छत्तीसगढ़ वगैरह में कुछ इससे रिलेटेड स्कीमें चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की NRLM वगैरह के अंतर्गत, और यूपी में नहीं है, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया, बट इंफॉर्मेशन के लिए जान लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। अब हमारा नेक्स्ट जो है आपका बेनिफिट्स है, क्या है बेनिफिट्स वगैरह इसके क्या क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। और इसके प्रोविजन से रिलेटेड पूछा था तो हम इतने सारी प्रोविजंस आपको डिस्क्राइब कर दिए कि अब आप उन्हीं में से छाट करके अच्छे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को डिस्क्राइब करते चले जाइए, और बस उसको मेमोराइज कर लें एक बार, आप लोग समझिए कि 100% डन है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बेनिफिट्स। देखिए बेनिफिट इसका ये है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ट्रेनिंग जो इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है बहुत डाइवर्स फील्ड है। डाइवर्स फील्ड का मतलब क्या है, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू डाइवर्स फील्ड। डाइवर्स फील्ड से तात्पर्य क्या है, डाइवर्स फील्ड से तात्पर्य यह है कि जैसे देखिए कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है गवर्नमेंट का जिसको इसमें छोड़ा गया है। जैसे मान के चलिए फैशन है, सच एज फैशन, उसके अलावा डिजाइनिंग, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल्स के बाद आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, उसके अलावा जो है ब्यूटिशियन स्किल, हेल्थ केयर, आप एक चीज ये जान लीजिए कि जो यूपी एसडीएम चल रही है इसमें गवर्नमेंट अपनी संस्थाओं के थ्रू ट्रेनिंग देती है, जैसे ITI वगैरह गवर्नमेंट के पास है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह। उसके अलावा कुछ प्राइवेट संस्थाओं को भी गवर्नमेंट फंड देती है ट्रेनिंग करने दिलाने के लिए, और हायर करती है, जैसे कि जावेद हबीब बहुत बड़ा ब्रांड है हेयर कटिंग में, तो जगह जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज उनके वो लगते हैं, क्या कहते हैं, कैंप लगते हैं, वहाँ वो उनको आकर के 10 दिन 5 दिन 2 दिन जो भी है ट्रेनिंग देते हैं हेयर कटिंग के लिए। इस तरह से मोजेस करके जो कंपनी है आपकी गवर्नमेंट की, या एक बहुत सारी जितनी भी आपकी ब्रांडेड A ग्रेड की कंपनियां हैं, सबको एक तरह से गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस में उनको फंड देती है और उनके थ्रू जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो उनको बाकायदा हायर करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एक्सपर्ट होते हैं वो आकर के ट्रेनिंग देते हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये प्रोग्राम रन होता है यूपी में, ठीक है। ऑफर 283 कोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका ऑफर्स 283 courses across 34 सेक्टर। सेक्टर्स इसका मतलब क्या है कि बहुत वाइड रेंज पे एक तरह से इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दिया जाता है। तो कह सकते हैं इंश्योरिंग ए वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स, यानी बहुत बड़े सेक्टर्स में एक तरह से देखिए 283 कोर्सेज इसके अंतर्गत चलते हैं, और 34 सेक्टर्स में उसको डिवाइड, या ट्रेड्स में हम कह सकते हैं कि डिवाइड कर दिया गया है। और फिर कोई भी सेक्टर नहीं ऐसा जिसके अंतर्गत इसके अंदर, जैसे कि ड्राफ्टमैन होता है, ड्राफ्ट एंड पाइप सेटिंग, और इलेक्ट्रीशियन, मोटर, और जितना भी है, ठीक है, राजमिस्त्री, कोई भी सेक्टर्स नहीं है जो इसके अंतर्गत ट्रेनिंग नहीं दिया जाता मोबाइल के लिए और इसके लिए। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी है कि इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर वगैरह की ट्रेनिंग भी इसके अंदर दी जाती है। जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहीं पे पार्ट टाइम पे इंग्लिश वगैरह भी सिखाया जाता है और कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऑल्सो
includes free training in English language and computer education and computer एजुकेशन एट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसमें ये एडिशनल मतलब चीजें दी जाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज की और कंप्यूटर की। ट्रेनिंग सेंटर मेनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जो डीएम होते हैं वही इसके एक तरह से करता धरता है, उन्हीं के अंदर होती है। और मेनली इसमें जो हमने बता दिया कि जो 5 क्लास या उससे मतलब एजुकेशन को किसी कारण नहीं ले पाते हैं, उस पॉइंट को हमने डिस्कस पहले ही कर दिया, उन्हीं को ये किया जाता है। और उसके अलावा जो है टारगेट क्या किया जाता है कि जो ट्रेनिंग है, ठीक है, जो ट्रेनी है यानी जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ट्रेनिंग लेनी है, उनके घर के पास में सुविधा का अरेंजमेंट कराया जाता है। और 60 या उससे ज़्यादा लोग मिल जाते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में जो है बिल्डिंग को यूज़ करते हुए हायर करके स्टार्ट करा दिया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज एट proximity to candidates residents। रेजिडेंट मतलब कैंडिडेट का जो घर होता है उसके पास में कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, और ज़्यादा दूर उसको मतलब कि आना जाना ना हो। along with career काउंसलिंग फैसिलिटीज, कैरियर काउंसलिंग फैसिलिटीज भी इसके अंदर दिया जाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं लोग तो उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि अवार्डेड ए सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी जारी किया था कि जो भी इसके थ्रू ट्रेनिंग वगैरह में आएंगे तो गवर्नमेंट में अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको वरीयता दिया जाएगा या ज्यादा एक तरह से उनको कुछ वेटेज दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत मतलब गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जारी किया था। उसके अलावा इसी के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट फेयर वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाया जाता है, उसको भी हम कह सकते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट बना करके ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट फेयर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो आईटीआई वगैरह होते हैं उन्हीं सब में क्या है जगह जगह पे एक तरह से एम्प्लॉयमेंट फेयर लगाया जाता है, यानी कि बेरोजगार मेला या रोजगार मेला टाइप कहिए, रोजगार मेला लगाया जाता है, इन सब के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल क्या है कि एलिजिबिलिटी, उसके बारे में भी जान लें कि इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा एलिजिबिलिटी। देखिए, यूपी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होगी तो पहला क्राइटेरिया यही होगा कि वो यूपी का ही बाशिंदा हो, किसी और जगह का नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर में क्या है कि वो रेजिडेंट्स ऑफ यूपी, वो यूपी का ही रेजिडेंट हो। दूसरे नंबर में उसकी जो एज ग्रुप है, एक्चुअल एज ग्रुप अलग अलग वेरीज करती है। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो लेबर डिपार्टमेंट हमने बताया था यूपी गवर्नमेंट की, कंस्ट्रक्शन एंड अदर लेबर वर्कर वाली जो स्कीम थी जो कि यूपी गवर्नमेंट की लेबर डिपार्टमेंट चलाती है, उसमें 50 साल एज है। बाकी सारी स्कीम के लिए आपका जो है 14 से 35 साल एज है। तो एज कितना है इसमें, 14 से लेकर के 35 साल ही है। इस एज की होनी चाहिए जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इसके अंतर्गत। तो पहले नंबर में देखिए, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, क्या है, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो एक तो रेजिडेंट ऑफ यूपी, यूपी का वो बाशिंदा हो, यूपी का रहने वाला हो।
दूसरे नंबर में उसकी एज जो है आयु उसकी आयु 14 से 35 साल ही हो, और अगर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वाला है उस केस में आपकी जो है अप टू 50 ईयर्स, अप टू 50 ईयर्स। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले हमने बताए थे उसके लिए 35 साल की एज है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वीमेन एंड माइनॉरिटीज वगैरह के लिए इसमें कुछ एक तरह से रिजर्वेशन वगैरह भी हैं। वीमेन के लिए मैक्सिमम केसेस में आपका 30 से 33% रिजर्वेशन है, 30 से 33% वीमेन का रिजर्वेशन है। बट ये भी वेरी करता है, क्योंकि जैसे सीविंग है, स्टिचिंग है, उससे रिलेटेड कोई भी स्कीम होगी तो उनको और ज्यादा रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब इसी से संबंधित उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसी से संबंधित प्रोजेक्ट परवीन है जो 2022-23 में यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट परवीन से तात्पर्य क्या है कि वो युवा जो कि 9वीं क्लास से लेकर के 12 क्लास में स्कूल में जाते हैं। कौन से युवा? वो बालक, वो बच्चे, वो युवा, वो यूथ जो कि 9वीं क्लास से लेकर के यानी कि सेकेंडरी से लेकर के हायर सेकेंडरी यानी कि 12 क्लास तक, उनको स्किल ट्रेनिंग जो मार्केट ओरिएंटेड होगी, जो नई मतलब की चीजें आई हैं मार्केट में, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, आईटी सेक्टर्स हो गया, इंग्लिश स्पोकन हो गया, ब्यूटिशियंस का कोर्स हो गया, डिजाइनर का कोर्स हो गया, है ना। इस तरह की कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत। नंबर दूसरा पॉइंट, ये प्रोजेक्ट प्रवीण ये ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश सरकार की सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको कहा जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके अलावा यूपीएसडीएम का, ठीक है, वो दोनों मिलकर करके एक अलग से स्कीम स्टार्ट की है प्रोजेक्ट प्रवीण नाम से। उसको भी यहीं पे थोड़ा सा लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें टारगेट किया गया प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत 61,400 या 500 से ज्यादा, ठीक है, युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत। तो 3-4 पॉइंट्स इसके प्रोजेक्ट प्रवीण के भी लिख देते हैं, तो एक तरह से यूपीएसडीएम हमारा खत्म हो जाएगा। फिर एक टॉपिक रहेगा सतरंग करके, सतरंग कौशल स्कीम एक है यूपी गवर्नमेंट की, उसमें भी जो है 7 स्कीमें हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएसडीएम पूछ चुका है। अगला जो पूछेगा वो सतरंग से रिलेटेड पूछेगा। तो हमारा नया टॉपिक है प्रोजेक्ट प्रवीण। प्रोजेक्ट प्रवीण ही पूछ सकता है, यूपी पीसीएस में प्रवीण भी पूछा जा सकता है। प्रवीण से तात्पर्य गुटखा नहीं है, ये एक गुटखा भी आता है, उसकी भी एक ब्रांड है प्रोजेक्ट प्रवीण, उसको मत समझिए आप लोग। तो प्रोजेक्ट प्रवीण 2022-23 में स्टार्ट किया गया था, और इसके लिए क्या है, एक तरह से मॉडर्न कोर्सेज वगैरह ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्रवीण इसको कह सकते हैं ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग होता है ना यूपी गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूपीएसडीएम, क्योंकि ये यूपीएसडीएम जो हम पढ़ रहे हैं उसी की ही एक तरह से ये स्कीम है, ठीक है, दोनों मिलकर के चला रहे हैं इसको। और इसमें क्या है, फ्री, इसमें भी वोकेशनल ट्रेनिंग, provided to the students of secondary and higher secondary, of secondary and higher secondary school and higher सेकेंडरी स्कूल्स, मतलब कि वो छात्र, वो युवा, वो स्टूडेंट्स जो कि सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ने वालों को खाली कहने का तात्पर्य कि 9th क्लास से लेकर के 12 क्लास तक जो है ये यही टारगेटेड ग्रुप है। इसका क्या है, टारगेटेड ग्रुप है, इन्हीं को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग provided to the students of secondary and higher secondary schools along with
along with regular academic एजुकेशन, या एकेडमिक जो है एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन यानी कि जो क्लास में बच्चे जा रहे हैं ना, वो तो अपना एजुकेशन लेते रहेंगे, और साइड बाई में, उसी के साइड में उनको एक पार्ट टाइम की ऐसे ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग का नाम ही एक तरह से प्रोजेक्ट परवीन रखा गया है। ये 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंतर्गत, और इसमें ट्रेनिंग किया दिया जाता है। जैसे देखिए, जो ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान के चलिए कि इसको हम कह सकते हैं इस तरह से कुछ, फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एज पर देयर चॉइसेस। मतलब उन बच्चों पे कंपेल नहीं किया जाएगा, उनको बाउंड नहीं किया जाएगा, उनका जिसमें रुचि होगा उसमें जाकर के अपने ट्रेनिंग ले लेते हैं या ले सकते हैं। जैसे कि सच एज, अब ये आपका जो है आईटी सेक्टर्स, देखिए इसमें थोड़ा सा मतलब कि मॉडर्न उस पे है, ठीक है। मैंने कहा था कि आईटी सेक्टर्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा ब्यूटी हेल्थ केयर और डिजाइनिंग वगैरह की जो कोर्सेज होते हैं, है ना, अपैरेल, उसके अलावा अपैरेल अकाउंटिंग, इससे मतलब थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा एक तरह से मॉडर्न उस पर जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी ये स्कीमें हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसको जानना ज़रूरी है। और इसी के अंतर्गत जो है, इसका जो मेन पर्पस क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख देते हैं। इसका पर्पस क्या है कि जो एजुकेशन सिस्टम एकेडमिक सिस्टम है इंडिया, सॉरी यूपी का, उस पूरे एकेडमिक सिस्टम का ओवरहाल करना, उसको क्या है, रिजुवेनेट करना, ठीक है। तो ओवरहाल करना, पूरे उसकी ओवरहालिंग करना, कहते हैं ओवरहाल करना, ओवरहालिंग करना। तो उस तरह से मतलब कि जो करिकुलम है और एजुकेशन सिस्टम है उसकी ओवरहालिंग करना मकसद है इसका। तो टू रिवैम्प, ओवरहाल मतलब टू रिवैम्प यानी टू ओवरहाल द एजुकेशन सिस्टम, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम, टू रिवैम्प द overall education system and curriculum of state। यानी कि यूपी में जो करिकुलम है उसको पूरे को एक तरह से ले जाकर के दुरुस्त करना जो है। अच्छा, जो इसमें कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्सेज ऑफर्ड अंडर प्रोजेक्ट परवीन, अंडर प्रोजेक्ट परवीन आर सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड एट ऑल इंडिया लेवल, एट ऑल India level by National Council for Vocational Education and Training, by National Council of Vocational Education and Training। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था जिसको स्टार्टिंग में मैंने अभी डिस्क्राइब किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसका नाम बार बार आएगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ये स्टैंडर्ड या डिजाइन को फ्रेम करती है, और उसी डिजाइन या स्टैंडर्ड के आधार पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है या ट्रेनिंग लिया जाता है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि कोर्सेज ऑफर्ड अंडर प्रोजेक्ट परवीन आर सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड एट ऑल इंडिया लेवल बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या, जो इसका टारगेट था 61,400, इसके अंदर का जो टारगेट था प्रोजेक्ट परवीन का 61,400 बॉयज और गर्ल्स मिला करके टोटल ट्रेनिंग देने का टारगेट था।
और गवर्नमेंट का क्लेम है कि हमने टारगेट भी अचीव कर लिया है, बट हम टारगेट खाली लेते हैं, अचीवमेंट छोड़ते हैं। टारगेट जो इसका क्या था प्रोजेक्ट परवीन का, टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग ओवर 61,400 बॉयज एंड गर्ल्स थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द यूपी स्टेट। उत्तर प्रदेश भर में जितने भी युवा हैं, गर्ल्स बॉयज वगैरह, उन सबको मिला करके 61,400 या उससे ज्यादा 61,400 या उससे ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात कही गई थी प्रोजेक्ट परवीन के अंतर्गत। अब कौशल सतरंग योजना एक स्कीम रह गई है यूपी गवर्नमेंट की, हम उसको नेक्स्ट क्लास में बातें कर लेंगे क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।